Hello everyone, welcome to Study IQ. In today's video, we are going to discuss the provisions of confession under Indian law and more specifically under Evidence Act और भारतीय साक्ष्य अधिनियम now. कन्फेशन कितने टाइप के हैं, कौन से कन्फेशंस रेलेवेंट होते हैं, कौन से कन्फेशंस रेलेवेंट नहीं होते हैं, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. Before I'll start with the video, I want to share a little information regarding our new batch, our upcoming batch. It is a Pratigya batch. It is for 2026. It's a UPSC law optional batch, which we are starting from 17th of February, Monday to Friday at 5 to 7. These are the timings. The price of the batch is visible here. It's 14,999. But if you'll use this code, that is HENA Life, you'll get it at a much lower price. I think you'll get around 10 to 20% discount if you use this code. And you have to apply this code in the bracket of promo code. उधर already भी बहुत सारे आपको codes मिलते हैं, but you have to specifically apply this for the maximum discount, right? So don't forget to use this. Also, in the description box of this video, you will find a Google form for counseling. So if you have any questions regarding your preparation or the subject you want to choose, any confusion if you have regarding your preparation, the strategy you want to talk to our experts, the help is available, right? So all you have to do is go to the description box, click on the link, fill your information, and then you can contact us, right? The counseling is very helpful because the counselors are experts. They have been counseling students for many years, and as you know that Study IQ is involved with UPSC preparation for like a decade now. So we have really good counselors who can really help you. So take advantage of that. So this is it regarding the new batch. Now let's start with the video. Let's start with the definition of confession, what it actually means. A confession is a statement made by an accused person that either directly admits to the commission of an offense or substantially admits facts leading to an inference of guilt. तो क्या मतलब है, दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है. पहली चीज, या तो आपने एडमिट ही कर लिया है कि आपने ऑफेंस किया है. फॉर एग्जाम्पल, ए कमिटेड द मर्डर ऑफ बी एंड ए comes up and says that I have killed B. तो यहाँ पर उसने डायरेक्ट एडमिशन कर लिया. सो व्हेन देयर इज एडमिशन ऑफ गिल्ट, जब आप जो आपने ऑफेंस है उसको पूरा एडमिट कर लिया है, तो वो कन्फेशन होता है. दूसरा तरीका ये भी है कि आप डायरेक्टली एडमिट तो नहीं कर रहे हैं, मगर यू आर एडमिटिंग ऑल द फैक्ट्स विच देन डिड्यूस टू एडमिशन ऑफ गिल्ट. कि सारी जो बातें आप बता रहे हैं, और आपने डायरेक्ट वर्ड्स में तो ये नहीं बोला दैट यू हैव किल्ड बी, बट यू हैव इनडायरेक्टली सेड इन मेनी वेज दैट यू आर द वन हु हैज कमिटेड द ऑफेंस. तो वहां पर भी इन्फर किया जा सकता है गिल्ट को कि आपने ये ऑफेंस कमिट किया है. लेकिन जो फर्स्ट पार्ट है जहां पर डायरेक्ट एडमिशन ऑफ गिल्ट है, उसी की रिलायबिलिटी ज्यादा है एविडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे. और किन सिचुएशंस में और कैसे ये एडमिशन ऑफ गिल्ट किया जा सकता है, वो अभी हम इस वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे. एडमिसिबिलिटी ऑफ कन्फेशंस. कन्फेशंस मस्ट कंप्लाई विद स्पेसिफिक लीगल प्रोविजंस टू बी एडमिसिबल इन कोर्ट. देखिए, बहुत जरूरी है कि अगर आपने जो एडमिशन ऑफ गिल्ट किया है कि आपने ये पर्टिकुलर ऑफेंस किया है, ये किस इंसान के सामने किया है, किस सिचुएशन में किया है, और डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन देखा जाएगा कि वेदर दिस पर्टिकुलर कन्फेशन विल बी एडमिसिबल इन कोर्ट और नॉट. बहुत सारे कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जहां पर भले ही आपने अपने गिल्ट को एडमिट कर लिया है, बट स्टिल कोर्ट में उसकी जीरो एविडेंशियल वैल्यू होगी, वो एडमिसिबल ही नहीं होगा, कोर्ट उसको कंसिडर ही नहीं करेगी. कुछ सिचुएशंस में आपने जो कन्फेशन दिया है वो किन हालात में दिया है, किन सर्कमस्टांसेस में दिया है, ये देखा जाएगा. और अगर फुल फ्लेजेड लीगल कन्फेशन, जुडिशियल कन्फेशन आपने दिया है, तो क्या उसमें जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हुई है. अगर हुई है देन द कन्फेशन विल बी एडमिसिबल. सो एडमिसिबिलिटी ऑफ कन्फेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिर्फ आपने किसी को कह दिया कि आपने ऑफेंस किया है, इसका ये मतलब नहीं है दैट द गेम इज ओवर फॉर यू. ये देखा जाएगा कि किन सिचुएशन में किया गया है, किन सर्कमस्टांसेस में किया गया है, क्या उस पर रिलाई किया जा सकता है या नहीं. और वही सारी चीजें हम इस वीडियो में समझेंगे. Types of confession, there's judicial confession and then there are extrajudicial confession. Judicial confession is made before a judge or a magistrate. Extrajudicial confession made to any other person. किसी दोस्त को, रिश्तेदार को अगर आपने confession किया है तो वो extrajudicial confession है. Of course दोनों की जो admissibility है वो अवेलेबल है अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट. एडमिसिबल तो होते हैं, लेकिन कितना उस पर रिलाई कर पाएंगे ये सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है. जुडिशियल कन्फेशन कैसा होता है? रिकॉर्डेड बाय मैजिस्ट्रेट एंड कंसिडर्ड एडमिसिबल, बट इट मस्ट बी वॉलेंट्री.
अक्यूज्ड मस्ट हैव टाइम टू रिफ्लेक्ट बिफोर मेकिंग द कन्फेशन। अगर हम जुडिशियल कन्फेशन की बात करें, ये कन्फेशन ट्रायल के दौरान नहीं होता है कि अब ट्रायल चल रहा है, एक बार ट्रायल शुरू हो गया है और अब जो अक्यूज है वो कोर्ट में आके कहता है मैंने ऑफेंस किया है। जुडिशियल कन्फेशन ट्रायल से पहले किया जाता है कि जो अक्यूज है वो मजिस्ट्रेट के सामने आके या कोर्ट के सामने आके अपनी बात कहता है कि आई एम द वन हु हैज कमिटेड द ऑफेंस। उस सिचुएशन में ये मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है कि वो अक्यूज्ड को बताए कि अगर आप ऐसी बात बोलेंगे, इफ यू विल एडमिट योर गिल्ट देन इट विल बी यूज्ड अगेंस्ट यू। आपको उसको ये वार्निंग देनी है। दूसरा, आपको ये मेक श्योर करना है कि जो कन्फेशन है वो वॉलंटरी है और आर्बिट्ररी नहीं है, किसी के प्रेशर में नहीं दिया गया है। अगर मजिस्ट्रेट को कहीं से भी ये लगता है कि ये कन्फेशन जो है ये प्रेशर में दिया जा रहा है और जो अक्यूज है वो वॉलंटरली अपनी बात नहीं बोल रहा है, सो दैट विल नॉट बी अ वैलिड कन्फेशन। तो ये मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है कि अक्यूज्ड अगर आपके पास कन्फेशन करने आया है देन यू हैव टू मेक श्योर दैट द कन्फेशन इज मेड वॉलंटरली विदाउट एनी प्रेशर. Also, you have to tell the accused that whatever you will say will be used against you, and make sure that he understands that. And only after taking all these steps, the confession will be recorded. और जो अब ये confession record होता है ये judicial confession है and this is admissible in court. तो magistrate या court के सामने अगर जाकर आपने अपना confession record करवाया है then it becomes admissible in the court और उस पर rely किया जा सकता है. So this is judicial confession. Then, voluntary and free from coercion. A confession is inadmissible if obtained through inducement, threat, or promise from a person in authority. The confession must be made voluntarily without pressure. अगर किसी को डरा धमका के आपने कन्फेशन लिया है तो वो एक इनएडमिसिबल कन्फेशन है, उसकी कोई भी एडमिसिबिलिटी नहीं होगी, कोर्ट में उस पर रिलाई भी नहीं किया जाएगा। एंड ऑल्सो प्रॉमिस फ्रॉम अ पर्सन इन अथॉरिटी। अगर कोई इंसान अंडर अथॉरिटी है, आपको लगता है आप अक्यूज्ड है और आपके सामने कोई भी ऐसा इंसान आता है जो आपको लगता है कि अथॉरिटी में है और आपकी मदद कर सकता है और वो आपको बहका कर आपसे आपका कन्फेशन ले ले, सो इन दैट सिचुएशन ऑल्सो दैट कन्फेशन विल नॉट बी एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ एंड द कन्फेशन मस्ट बी वॉलंटरी। बेसिकली अगर किसी भी तरीके से डरा के धमका के बहका के इंड्यूस करके कैसे भी अगर आपका कन्फेशन लिया गया है, सो दैट कन्फेशन विल नॉट बी एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ और आपका उसके बेसिस वो तो एडमिट ही नहीं होगा, यानी कि वो एविडेंस में ही नहीं रखा जाएगा, प्रोसिक्यूशन को और एविडेंस लाना पड़ेगा। Confession to a police officer is inadmissible. Any confession made to a police officer is not admissible as evidence in court. तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। जो आम जनता है उनको ऐसा लगता है कि पुलिस को अगर हमने पुलिस के सामने कन्फेस कर दिया है कि मैंने ऑफेंस किया है तो अब तो फॉर मी द गेम इज ओवर एंड नाउ आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। नो, इफ यू हैव पुलिस वाले को आपने जाके बोल भी दिया है ना कि यू आर द वन हु हैज कमिटेड द ऑफेंस, दैट स्टेटमेंट विल नॉट बी एडमिसिबल इन कोर्ट। उसकी कोर्ट में कोई भी एडमिसिबल वैल्यू नहीं है, उसको कोर्ट कंसिडर भी नहीं करेगा। इट हैज जीरो एविडेंशियल वैल्यू, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो अगर पुलिस ऑफिसर को आपने कन्फेशन भी दिया है तो वो जो कन्फेशन होगा वो वैलिड कन्फेशन नहीं है, इररेलेवेंट है, वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं माना जाएगा। Then confession in police custody is also inadmissible. A confession made in police custody cannot be used unless made in the presence of a magistrate. तो सिर्फ एक यही एक्सेप्शन है। पुलिस कस्टडी जो है वो बहुत ही वाइड डेफिनेशन है, मानी गई है फॉर कन्फेशन। अगर मान लीजिए आप पुलिस कस्टडी में हैं और पुलिस कस्टडी का मतलब है अंडर पुलिस सर्विलेंस, अंडर पुलिस इज कंट्रोल। तो फिजिकली आप पुलिस कस्टडी में है जरूरी नहीं है, अगर आप पुलिस के कंट्रोल में भी है, अंडर उस सर्विलेंस भी है एंड यू आर गिविंग कन्फेशन टू एनीबडी एल्स। मान लीजिए आपको पुलिस हॉस्पिटल लेके गई है आपकी मेडिकल करवाने के लिए, स्टिल यू आर इन द, आप माने जाओगे दैट यू आर इन पुलिस कस्टडी। अब वो हॉस्पिटल में आप डॉक्टर को कन्फेशन कर दो, सो दैट कन्फेशन विल ऑल्सो बी इनएडमिसिबल क्योंकि वो हुआ तो पुलिस कस्टडी में ही है, राइट। तो पुलिस कस्टडी के दौरान भी अगर आपने कन्फेशन किया है तो दैट कन्फेशन विल बी इनएडमिसिबल इन कोर्ट। सो वट एवर यू विल से टू द डॉक्टर, दैट डॉक्टर कैन नॉट गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट में आके ट्रायल के टाइम वो ये नहीं कह सकता हाँ जी मेरे को इसने कन्फेशन दिया था। वाई? बिकॉज वो जो सर्कमस्टांस था उस टाइम पर आप पुलिस कस्टडी में थे और भारतीय साक्ष्य अधिनियम और इंडियन एविडेंस एक्ट मेक्स इट वेरी क्लियर दैट एनी कन्फेशन मेड ड्यूरिंग that time period when you were in police custody will not be admissible in court. तो पुलिस कस्टडी में भी अगर आप पुलिस सर्विलेंस में है, अंडर पुलिस कंट्रोल है, उस टाइम पर अगर आपने किसी तीसरे इंसान को भी कन्फेशन दिया है तब भी वो इनएडमिसिबल होगा, वो कोर्ट में माना भी नहीं जाएगा और प्रोसिक्यूशन उस पर कभी रिलाई नहीं कर सकता, वो कोर्ट में कभी कंसिडर नहीं होगा। ओके, सो पुलिस कस्टडी
जो ये शब्द है, इट हैज अ वेरी वाइड इंटरप्रिटेशन. इट नॉट ओनली मीन्स कि आप फिजिकली सिर्फ लॉकअप में बंद है वही पुलिस कस्टडी होता है. नो, इफ यू आर एनीवेयर, आप किसी भी जगह पे हैं और आप पुलिस के सर्वेलेंस में है, कंट्रोल में है, तो भी आप पुलिस कस्टडी में ही माने जाओगे. और आपने उस दौरान अगर कोई कन्फेशन दिया है, किसी को भी, पुलिस ऑफिसर को दिया है, तो वो तो एक सेपरेट है ही सिचुएशन, वो तो इनएडमिसिबल है ही. पुलिस कस्टडी में भी किसी और को दिया है तो भी वो इनएडमिसिबल है. दैट विल नॉट बी taken into consideration in the court of law. Then we have retracted confessions. If withdrawn later, court requires corroborative evidence before relying on them. देखिए क्या होता है ना कि शुरू में अगर आपने कोई कन्फेशन कर दिया, बट लेटर ऑन आपको समझ में आता है कि भाई मेरे कन्फेशन के अलावा तो इनके पास कोई एविडेंस नहीं है, एंड नाउ यू वांट टू प्ले स्मार्ट, तो आप अपने कन्फेशन को रिट्रैक्ट करना चाहते हो. तो आप रिट्रैक्ट कैसे कहोगे कि भाई मैंने तो इनवॉलंटरली दिया था, आई वॉज अंडर प्रेशर, मुझे डराया गया था, धमकाया गया था, मुझे पता ही नहीं था मैं क्या बोल रहा हूँ. इस तरीके की बातें कर कर आप अपने कन्फेशन को रिट्रैक्ट कर लोगे, वापस ले लोगे. लॉ कहता है कि अगर आपने अपने कन्फेशन को वापस भी ले लिया है, रिट्रैक्ट भी कर लिया है, इट डजंट मीन दैट नाउ द प्रोसिक्यूशन कैन नॉट रिलाई ऑन दैट. वो जीरो हो जाएगा, वो इनएडमिसिबल हो जाएगा. नो, it is still reliable provided that there is some evidence brought by the prosecution to corroborate that confession. सिर्फ आपने अपने कन्फेशन को अगर रिट्रैक्ट कर लिया है अब, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप बच जाओगे और कोई जो कन्फेशन है वो जीरो हो जाएगा. अदरवाइज अब अगर जो कन्फेशन है वो अदरवाइज एक रेलिवेंट कन्फेशन है, यानी कि आपने मजिस्ट्रेट को दिया है या आपने बिना डराए धमकाए अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को दिया है, तो अब आप बाद में यू वांट टू प्ले स्मार्टर, नाउ यू वांट टू रिट्रैक्ट इट, यू वांट टू टेक बैक योर वर्ड्स, क्योंकि अब आपको लगता है कोई एविडेंस नहीं है, तो उस सिचुएशन में भी वो कन्फेशन जीरो नहीं होगा. लेकिन यस, प्रोसिक्यूशन हैज टू ब्रिंग ऑन रिकॉर्ड सम एविडेंस टू शो दैट वट एवर ही सेड बिफोर इज राइट. राइट, वो उसने किया है, एंड देन द कन्फेशन कैन बी रिलाइड ऑन. राइट, सो रिट्रैक्टेड कन्फेशन इज नॉट इनएडमिसिबल, इट इज वेरी मच एडमिसिबल, बट कोरोबोरेटिव एविडेंस की जरूरत पड़ेगी बिफोर रिलाइंग ऑन देम. कन्फेशन लीडिंग टू डिस्कवरी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. ये एक तरीके का एक एक्सेप्शन है टू द प्रीवियस प्रोविजन, जहां पर हमने बोला कन्फेशन गिवन इन पुलिस कस्टडी, एक्सेप्ट मजिस्ट्रेट के सामने अगर देते हैं तो पुलिस कस्टडी में जो एविडेंस कन्फेशन है वो जीरो होता है, उसका कोई वैल्यू नहीं होती. लेकिन अगर आपने पुलिस कस्टडी में या पुलिस को कोई ऐसी बात बोली है जिससे कोई देर इज अ डिस्कवरी ऑफ फैक्ट, फॉर एग्जाम्पल आप अक्यूज्ड है और आपने कोई जो वेपन ऑफ मर्डर है वो उसका लोकेशन बता दिया, और अगर आप वो लोकेशन ना बताते तो पुलिस को कभी वो वेपन रिकवर नहीं होता. इन दैट सिचुएशन, इफ पुलिस गोज टू दैट प्लेस एंड रिकवर्स दैट पर्टिकुलर वेपन, सो दिस मच पार्ट will be admissible in court of law. So for example, if A makes a statement to the police officer that I have killed B, मैंने बी का मर्डर किया है विद अ नाइफ एंड आई हैव बरीड दैट नाइफ इन सो एंड सो प्लेस, और पुलिस वहां जाती है और उस नाइफ को रिकवर करती है, तो सिर्फ जो सेकंड पार्ट है उस स्टेटमेंट का, दैट इज द नाइफ, रिगार्डिंग दैट burial of that knife will be admissible in court. but जो first part है that I have killed B will not be admissible because पुलिस को दिया गया ऐसा confession जहां पर admission of guilt है, हमने पढ़ लिया है कि वो admissible नहीं है. तो जो पूरा statement है उसको bifurcate किया जाएगा. The first part where he confesses to the commission of offense will not be admissible, but the latter part which led to discovery of fact, वो part admissible हो जाएगा. Right? So that is confession leading to discovery. Conclusion: confessions play a crucial role in criminal law but must be voluntary and legally obtained. Confessions made to police or under coercion are inadmissible. Right? तो confessions of course makes very work of prosecution very easy, और काफी ट्रायल भी बहुत छोटा हो जाता है. if the accused itself commits confesses to his guilt, then it becomes very easy for the prosecution. बट ऑफ कोर्स ऐसा कई बार होता भी नहीं है, अगर कन्फेशन दिया हो तो भी वो रिट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये एक विशियस सर्कल है, वो चलता रहता है. बट अगर पुलिस को या पुलिस कस्टडी में कन्फेशन दिया गया है तो इट इज जीरो, इट हैज नो एविडेंशियरी वैल्यू, इट इज इनएडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ. Right, so this is it regarding confessions. I hope that you learned something new, and if you wish to know more about it, then let me know. I can create a series about confessions. Right, so thank you so much for watching. Keep learning.